सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 देखा था, एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट विद क्वेश्चन नंबर 15 जी। और सामने दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ओपन है। जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है वो बेसिकली कंसर्न रहेगा, मेनली जो उस पर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा सर्विसेज से रिलेटेड। क्या कहता है जरा ढंग से देखें। 4th of September सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। अभी भी गुड्स की बात हो रही है और वो भी आरसीएम बेसिस पर, तो हमने यहाँ लिख दिया आरसीएम बेसिस और गुड्स की बात हो रही है। तो हम लोगों ने इस तरह का देखा था लास्ट सेशन में। पहला है डेट ऑफ इनवॉइस, ये है आपका 4th of September, और जो डेट ऑफ इनवॉइस होता है उसमें हम लोग 30 डेज ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 4th of October। चलिए, पहला पॉइंट तो क्लियर है। और कहता है एबीसी कंपनी रिसीव्स, तो डेट ऑफ रिसीट्स है 12th of September, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट 30th September। अब इन तीनों में से जो सबसे पहले हो, दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गुड से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहले है ये, द आंसर इज सी। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। Where it is not possible to determine the time of supply under the normal provision of section 12, जब section 12 के हिसाब से आप time of supply ना निकाल पाएं, the time of supply shall be, okay, in a case where a periodical return has to be filed, be the date of return। जहां पर हमको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है, तो जिस दिन मैं रिटर्न फाइल करता हूं, बिल्कुल ठीक है। In any other case, the date of payment of tax। ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है, जब हम लोगों ने अपने रूल्स वगैरह देखे थे ना, तो उस समय मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, प्रेस्क्राइब करवाया था कि एज में भी प्रेस्क्राइब, तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। क्या है, जहाँ पर ये पॉसिबल ना हो सके कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें ना, 12(1) ने तो बोला, बाकी देखो 2, 3, 4 सारे सब सेक्शंस देख लिए, नहीं समझ में आ रहा, हम हार गए, हमारा किसी में फॉल नहीं हो पा रहा, हम कंफ्यूज्ड हैं कहाँ जाएं। तो उस केस में कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा गया, अगर आपके ऊपर पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी होती है, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन विच द टैक्स इज पेड, अगर कोई और केस आता है। अगेन योर आंसर इज पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है वाउचर से रिलेटेड, और ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। अगर आइडेंटिफिएबल गुड्स होते हैं तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफिएबल नहीं होते हैं तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। यहाँ पर कह रहा है रिडीमेबल वाउचर हैं 8000 के 1 जनवरी को, और ये गुड्स से रिलेटेड है, एनी गुड्स, तो नॉट आइडेंटिफिएबल, हाँ या ना। और ये वैलिड है 30 जून तक। तो अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है और 30 जून तक वैलिड है, तो 30 जून के पहले पहले ये रेडीम होंगे, तो जिस दिन ये रेडीम होंगे दैट पर्टिकुलर डेट वुड बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ इट इज नॉट गिवन टू अस, व्हाट आर द ऑप्शंस? 1 जनवरी नो, 30th जून नो, क्योंकि दिस इज द लास्ट डेट, एंड दिस इज द लास्ट डेट, इट डजंट मीन एट ऑल दैट ईच एंड एवरीबडी विल go to the shop as in this last date and they will redeem their voucher, not possible. They can go in different dates, so the date of redemption of these vouchers, this is your answer. Okay, question number 18. In case of supply of services, if a supplier receives services advances, तो date of receipt of advance, बस ये भी लास्ट सेशन मैंने डिस्कस तो कर ही लिया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ या ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
मिस्टर सिंह रेंडर्ड सम सर्विसेज डेट ऑफ सर्विस है हमारी 5th ऑफ अक्टूबर, ओके, एंड रेज्ड इनवॉइस ऑन, तो डेट ऑफ इनवॉइस है हमारी 6th अक्टूबर। पहले तो ये देखो क्या डेट ऑफ सर्विस से 30 दिनों के अंदर अंदर हमारी डेट ऑफ इनवॉइस है? हाँ सर, अगले दिन ही है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्लियर? कितने का है? 5000 फॉर मिस्टर वाई, फॉर दिस मिस्टर वाई पेड टू मिस्टर सिंह ऑन 12th ऑफ अक्टूबर, तो डेट ऑफ पेमेंट है 12th ऑफ अक्टूबर एंड गॉट डेबिटेड ऑन 15th अक्टूबर, जबकि उसके अकाउंट से पैसा माइनस हुआ है 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इन दोनों में से जो पहले डेट होती है दैट इज़ द डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट। जो इन दोनों में से पहले डेट आएगी, अकाउंट से डेबिट होना या अकाउंट में क्रेडिट करना, बात एक ही है। तो वहाँ से डेबिट हुआ या क्रेडिट किया, अकाउंट्स में क्रेडिट कर, मैंने अपने बुक्स में सामने वाले को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वो डेट जिस दिन ऐसा अमाउंट आया मेरे पास। इज इट क्लियर? तो जो अमाउंट की डेट है 12th अक्टूबर, जो दोनों में से पहले हो, बैंक से माइनस होना या खाते में एंट्री कर देना, अकाउंट्स में एंट्री कर देना, जो दोनों में से पहले हो। ठीक, तो 12th अक्टूबर एंड 6th अक्टूबर, इन दोनों में से अब जो पहले होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आवर डेट इज 6th अक्टूबर। यह आंसर होगा आपका 6th अक्टूबर। ठीक है ना? कोई डाउट? भाई 5 अक्टूबर को सर्विस रेंडर की, 6 अक्टूबर को इनवॉइस रेज कर लिया, देन व्हाट इज द नीड ऑफ 5th ऑफ अक्टूबर? नॉट एट ऑल, द इम्पॉर्टेंट डेट इज 6th अक्टूबर एज एंड व्हेन द डेट ऑफ इनवॉइस इज इशूड। ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि 30 दिन, रिकरिंग बेसिस पर, रिकरिंग बेसिस पर, जहाँ पर सामान आए जाए आए जाए आए जाए, पेमेंट होता जाए आता जाए जाता जाए, तो कहा गया। और वहाँ पर यह भी कहा गया कि जहाँ पर सक्सेसिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ऐसे इशू ऑफ इनवॉइस, इस स्टेटमेंट के इशू होने के पहले जो इनवॉइस इशू होता है या ऐसा सक्सेसिव पेमेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? Where successive statement of accounts or successive payments are involved, it should be issued before or at the time of each such statement is issued or as the case may be such payment is received। बिल्कुल ठीक है, और मैंने इसके बारे में डेफिनेशन भी आपको लास्ट टाइम बता ही दी थी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में 3 महीने का प्रोविजन रखा गया है। कितने महीने का? 3 महीने का प्रोविजन रखा गया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, अच्छा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज, अमाउंट कितना है? 1 लाख का है, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इनवॉइस है 5th अक्टूबर को। ठीक है, एडवांस रिसीट, ओके, डेट ऑफ एडवांस है 20th सितंबर। तो हमने आपको ये बोला था सर्विसेज के केस में कि जो हमारा एडवांस मिलेगा सर्विसेज के केस में, वही हमारा डेट मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो 25,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स, 25,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड 20 सितंबर। ओके, आगे की बात करिए सर। बैलेंस अमाउंट 7th अक्टूबर को, डेट ऑफ पेमेंट है 7th अक्टूबर। तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत आसान है, 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, बाकी 75,000 के लिए जो पहले हो, तो 5th अक्टूबर 75,000 के लिए, 20th सितंबर 25,000 के लिए, तो 20th सितंबर 25,000 के लिए, और 5th अक्टूबर यही आ रहा है। दिस इज योर आंसर। होप सो। व्हाट इज द टाइम? अब चूंकि हम लोग एमसीक्यू तब करने बैठे हैं जब आपने थ्योरी कर ली, रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन बैंक कर लिया, उसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर आज ही हम पहली बार चैप्टर कर रहे हैं तो आज ही हम एमसीक्यू करेंगे, तो डन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद एमसीक्यूज पर आने हैं। What is the time of supply of services in case of associated enterprise receive services from the service provider located outside India? यहाँ पर बात हो रही है सर्विस की, और वो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज।
मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये कहा था कि यहाँ पर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब वही है जो सेक्शन 92A में इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज एक विदेशी आदमी होगा आउटसाइड इंडिया और एक रेसिपिएंट इंडिया का होगा, कोई भी एक हो सकता है। तो उस केस में मैंने यहाँ पर भी आपको क्लियर किया था कि जब इस तरह की कोई सर्विसेज आती हैं तो उस केस में क्या माना जाएगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। प्रॉब्लम क्या है, हाँ, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज और द डेट ऑफ पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो। दिस इज योर आंसर। ये मैंने क्लियर किया था वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए नीचे मैंने लिख दिया है एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैव सेम मीनिंग विच इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 92A। क्वेश्चन नंबर 23, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स, अभी तो मैंने 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन के पहले बताया, मीन्स अ सप्लाई विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली ऑन अ रिकरेंट बेसिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट। हाँ, जैसे हम मोबाइल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, पीरियोडिक पेमेंट होता जा रहा है और कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, 3 महीने से अधिक का हो रहा है काम, तो 3 months एंड पीरियोडिक, बिल्कुल ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी है जिसने परचेस किए हैं 50 वाउचर्स। कितने वाउचर्स? 50 वाउचर्स बाय किए। ओके, कब बाय किए? 20 अगस्त को बाय किए। किससे बाय किए? PQR शू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कंपनी है, और ये वाउचर इशू कर दिए हैं एबीसी कंपनी ने 20 सितंबर को। ओके, द वाउचर्स कैन बी इनकैश्ड एट अ रिटेल स्टोर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने जूते की दुकान से वाउचर खरीदा और मैंने वो आपको दे दिया, अब आप उस जूते की दुकान पर जा कर के उस वाउचर से आप टॉफ़ी खरीदेंगे, बिस्कुट खरीदेंगे, दवाई खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? सर जूता ही खरीदेंगे। अच्छा, वो दुकानदार ये नहीं पूछेगा, या आप दुकानदार से ये नहीं पूछेंगे ये जूता कितने का पड़ेगा। सर कई लोग दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं भाई साहब जूता देना, और कई बार कहते हैं ये जूता कितने का पड़ेगा। बताओ, सामने वाला जूता देगा भी और पैसा भी लेगा, चप्पल कितने का पड़ेगा, है कि नहीं? और नॉर्मली आदमी यही सेंटेंसेस यूज़ करता है। आप शॉप पे बैठ जाएं 5-10 मिनट, अगर मज़े लेने हो तो वहाँ पर अरे 10 रुपए कम करके दे दो ना जूता। तो द वाउचर्स कैन बी इनकैश्ड एट रिटेल आउटलेट। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर क्या बाय करेंगे? सर शूज़ खरीदेंगे, तो शूज़ खरीद लो। और अगर क्या आइटम आइडेंटिफिएबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर? हाँ, आइटम आइडेंटिफिएबल है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस इज द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो 50 वाउचर 20 अगस्त को खरीदा है, इशू किया गया 20 सितंबर को, कोई लेना देना नहीं, 20 अगस्त है। अच्छा, बांटा है 20 अगस्त को, 20 सितंबर, सॉरी, द डेट ऑफ वाउचर इज 20 सितंबर। जिस दिन हम वाउचर इशू करते हैं दैट इज़ द डेट ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? तो वाउचर इशू किया है 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर इज द डेट ऑफ सप्लाई। आगे चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वाउचर भाई मैंने खरीदा, मैंने बांटा नहीं, सप्लाई हुई नहीं। मैंने खरीदा और उसको बाद बांट दिया, दिस इज द केस ऑफ सप्लाई। यस और नो? चलिए, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। डेट ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एक्चुअल प्रोविजन फॉर सर्विसेज 10 जनवरी, इनवॉइस आ गई 12 फरवरी को, 30 दिन के बाद है, 30 डेज के बाद है, सामने दिख रहा है डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर 30 डेज के बाद है तो हमारे लिए डेट ऑफ इनवॉइस कोई मायने नहीं रखेगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पार्ट पेमेंट, तो 5 जनवरी को पार्ट पेमेंट रिसीट हुआ, तो डेट ऑफ एडवांस, ये तो हमारा पार्ट पेमेंट के लिए हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बाकी पैसों के लिए, बाकी पैसा कब मिल रहा है? 20 फरवरी, तो हमारा एडवांस के लिए हो जाएगा 5 जनवरी, एंड रेस्ट के लिए हो जाएगा 25 फरवरी या 10 जनवरी। सर 10 जनवरी, तो 5 जनवरी और 10 जनवरी। ये है आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 बार आपको पेमेंट मिला, 5 जनवरी के लिए हाँ,
ये एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और 25 फरवरी को जो पैसा मिला है वो आपका 10 जनवरी का मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का। तो वही लिखा है और कोई बात नहीं, फुल्ली फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। चलें आगे। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ एक्चुअल प्रोविजन 10 जनवरी और 30 जनवरी को इनवॉइस इशू कर दिया। 30 दिन के अंदर है तो हमारा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बेकार है, सीधे सीधे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पार्ट पेमेंट है 15 जनवरी, ठीक है, ये आपका एडवांस के लिए हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा कह रहा है डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिमाइनिंग पार्ट पेमेंट 10th ऑफ मार्च, तो 10 मार्च और 30 जनवरी, 10 मार्च और 30 जनवरी में क्या ले लेंगे आप? सर हम 30 जनवरी ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो पार्ट दिया हुआ है ना इसको थोड़ा आप नीचे सरका लेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर पार्ट पेमेंट रिसीट ऑन 15 जनवरी, तो जो 15 जनवरी है वो एडवांस है, उसके लिए है। एंड फॉर पार्ट पेमेंट रिसीट ऑन जो 10 मार्च को मिला है उसके लिए हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 30 जनवरी। तो एडवांस के लिए आपका हो जाएगा 15 जनवरी और 30 जनवरी। ये क्लियर है, चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस है, इस पे 30 डेज जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 1 फरवरी, सीधे सीधे। अच्छा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है 15 जनवरी, ओके। डेट ऑफ पेमेंट है 10 जनवरी और 12 जनवरी, जो डेट ऑफ पेमेंट जो दोनों में से अर्लियर होगा तो 10 जनवरी। तीनों में से सबसे पहले कौन सा है? 10th ऑफ जनवरी, ये आंसर होगा आपका। अब तो सिंपल है, अब तो केवल देखना है, क्वेश्चन आंसर करते चले जाने हैं भाई। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेसिपिएंट, अच्छा टर्म इन केस ऑफ गुड्स आरसीएम बेसिस पर। ऊपर वाला क्या था? ये भी तो गुड्स ही था, हाँ। इसमें 30 दिन ऐड कर लें तो 1 फरवरी आ जाएगा। अच्छा, 5 जनवरी आ जाएगा आपका रिसीट ऑफ गुड्स के लिए, और इन दोनों डेट्स में जो पहले डेट आएगी यानी 10th ऑफ जनवरी। अब तीनों में जो सबसे पहले आए वो बता दीजिए सर, 5th ऑफ जनवरी, ठीक है ना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस, अच्छा फिर वही आ गया कहानी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस 3 महीना ना, which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligation, ठीक है, हो गया सर। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है 3 मंथ्स। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एज पर द CGST एक्ट 2017 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूअस के, ये इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए है कि आपका एग्जाम में गलत ना होने पाए। गुड्स का अंतर समझें और सप्लाई का अंतर समझें, सर्विसेज का अंतर समझें। सर्विसेज में क्लियरली 3 मंथ्स लिखा हुआ है एंड और नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और जबकि इस केस में रखा है रिकरेंट बेसिस पर जहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, हाँ या ना। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन रिकरेंट बेसिस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बोथ दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।